मित्रों नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस में आप सभी का तहे दिल से मैं राजेश आसुदानी रकीब स्वागत करता हूं। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं। विनोद जी आज आप हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। हम बिल्कुल। दोनों रहते हैं हाँ। लेकिन आज हम आप ही की रचना सुनेंगे और उस पर बातचीत भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, जबकि ज़्यादा कदा ऐसा करते आए हैं जी बिल्कुल। और ये श्रोताओं को बड़ी पसंद आती हैं आपकी रचनाएं। और मैं बता दूं श्रोताओं को, वैसे तो पता ही है सबको कि विनोद जी मेरे बड़े भाई तो हैं ही हैं, लेकिन आप दो विषयों में डॉक्टरेट रखते हैं और इसके अलावा क्या क्या रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं और समाजशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, लेकिन 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं आप। और आपकी नहीं तो 40 किताबें, 40 बुक्स have been published so far in सिंधी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मित्रों कितनी बड़ी हस्ती हैं विनोद जी। क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है विनोद जी, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमारे श्रोता कदरदान हैं और हम भी हैं। हम भी स्वयं एक उच्च कोटि के कवि, शायर, साहित्यकार हैं, तो आप ये सारी चीज़ें समझते हैं। और बस हमें तो मज़ा आता है, हम तो शायर हैं। अपनी गज़ल पढ़ दें तो उससे अच्छी कोई सौगात नहीं है। ये तो आपने बुनियादी बात बिल्कुल कही कि एक लेखक, एक कवि लिखता ही इसलिए है कि वो खुद को अच्छा लगता है, स्वानंद जो है, उसके बाद दूसरों का भी आनंद हो जाता है उसमें। जी। तो आज तो एक नई गज़ल बिल्कुल, जो अभी किसी संग्रह में नहीं आई है। अच्छा, तो बहुत जल्दी एक संग्रह आएगा। तो ये गज़ल देखें कि तेरा तेरा मेरा नाम मिटाया जा सकता है। तेरा मेरा नाम मिटाया जा सकता है, नई तरह इतिहास लिखाया जा सकता है। तेरा मेरा नाम मिटाया जा सकता है, नई तरह इतिहास लिखाया जा सकता है। प्यासे पंछी प्यास बुझाने, प्यासे पंछी प्यास बुझाएं, बोलो कैसे, हर झरने में जहर मिलाया जा सकता है। प्यासे पंछी प्यास बुझाएं, बोलो कैसे, हर झरने में जहर मिलाया जा सकता है। और शेर देखें कि धूप भला मेरे आंगन में आए कैसे, कि धूप भला मेरे आंगन में आए कैसे, सारे गगन में धुआं उड़ाया जा सकता है। सारे गगन में धुआं उड़ाया जा सकता है, निर्दोष जुबां भी महफूज नहीं मानो अब। निर्दोष जुबां भी महफूज नहीं मानो अब, एक झूठा आरोप लगाया जा सकता है। एक झूठा आरोप लगाया जा सकता है। नदी समंदर पर्वत जंगल किसे पड़ी है, नदी समंदर पर्वत जंगल किसे पड़ी है, बात बात पर शोर मचाया जा सकता है। और जहन मेरा जंजीरों से आजाद करो तुम, अरे जहन मेरा जंजीरों से आजाद करो तुम, भूखा रहकर काम चलाया जा सकता है। कि जहन मेरा जंजीरों से आजाद करो तुम, भूखा रहकर काम चलाया जा सकता है। अच्छे दिन आएंगे थोड़ा सब्र करो तुम, अच्छे दिन आएंगे थोड़ा सब्र करो तुम, नए खिलौने से भरमाया जा सकता है। अच्छे दिन आएंगे थोड़ा सब्र करो तुम, नए खिलौने से भरमाया जा सकता है। 14 बरसों का वनवास नहीं जो काटूं, 14 बरसों का वनवास नहीं जो काटूं, उम्र सरी कैसे बहलाया जा सकता है, उम्र सरी कैसे बहलाया जा सकता है। तेरा मेरा नाम मिटाया जा सकता है, नई तरह इतिहास लिखाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी, बड़ी खूबसूरत गज़ल शेर। इसमें मैं सबसे पहले बता दूं हमारे सुनने वालों को कि गज़ल की खासियत है। जी बिल्कुल, ये बताना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, वरना जब हम कविता सुनते हैं तो हमारी ये अपेक्षा होती है कि किसी एक विषय को लेके, किसी एक, पहले बात तो शीर्षक कहाँ है, शीर्षक गज़ल में नहीं होता, उन्वान नहीं होता गज़ल में। वो यूं नहीं होता
कि ये किसी एक मौजू पर, किसी एक विषय वस्तु को लेकर लिखी गई रचना नहीं होती है। हर शेर अपने आप में एक नया विषय ले आता हर है। एक शेर का अपना एक अलग वजूद होता है। वो जो है वो राइम स्कीम से बंधा होता है बाकी शेरों के साथ, रदीफ काफियों से रदीफ बंधा। काफिये से बंधा होता है। पर थीम के लिहाज से अगर आप सोचें, विषय के लिहाज से, तो हर शेर अपने आप में पूरा है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में मुकम्मल है। जी फिर जी भी मैं विनोद जी ये कहूँगा जी जी कि ये गज़ल कहीं न कहीं एक दूसरे से वाबस्ता हैं, ये शेर जो हैं जी, कहीं बिल्कुल। न कहीं वो कनेक्टेड है। और ये एक अचीवमेंट होता है गज़ल में, अगर कभी ऐसा हो जाए, जो कि कम होता है, किसी एक थीम को लेके अलग-अलग उसके पहलू, अलग-अलग एंगल्स, अलग-अलग जी जी शेरों में अगर आते जाएँ, तो एक ब्यूटी है वो गज़ल की, एक अलग-अलग राजेश जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं जी। ये इस चर्चा को जी, यहाँ से प्रारंभ करूंगा जी। कि एक परंपरागत यानी एक ट्रेडिशनल गजल में हाँ, जो होता है वो या नहीं है, क्या क्या बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, ये अगर हम समझ लें तो बिल्कुल। फिर आपको समझ में आएगा कि इस गजल में क्या नहीं है। क्या है? जैसे प्यार मोहब्बत रोमांस की ये बात सब गजल में होती है, हाँ, यहाँ आपको ये सारी बातें नहीं नहीं मिलेंगी। मिलेंगी। और कोई फिलॉसफी होती है, कोई दर्शन होता है, जी, जी। तो वो दर्शन भी इस गजल में नहीं है। नहीं, तो यूं देखें तो बड़ी सीधी सीधी बात करती हुई चलती है ये गजल। बिल्कुल, कोई एक विचारधारा को लेके किसी एक सिद्धांत पे ऐसी बात नहीं ऐसी भी बात नहीं ऐसी है। भी बात नहीं है इसमें। तो इस गज़ल में जो बात है विनोद जी, जी जो मैं अगर मैं उँगली रख पाऊँ जी उस नब्ज़ पर, जी गज़ल की नब्ज़ पर अगर मैं जी, उँगली रख बिल्कुल पाऊँ, बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी जिसे कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट गज़ल इसको कहेंगे। और वो भी इस तरह से कि ये पावर है जो व्यवस्था का, हाँ उसका जो उपयोग है, दुरुपयोग है, किसी भी तरह का उपयोग, वो ऐसा है कि वो हमें किसी भी तरह से माउल्ट कर सकता है, हमें हटा सकता है, गिरा सकता है, उठा सकता है। भाई तेरा मेरा नाम और मिटाया राजेश जा जी, मैं सकता है। ये इस बात पर ध्यान जी, चाहूंगा कि देखिए हर 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 जो ये इसका जो रदीफ आया हाँ, कि जा सकता मिटाया है, जा सकता है, कराया जा सकता है, लिखाया जा सकता है, ये जो यानी आई एम हिंटिंग एट द पॉसिबिलिटीज कि ऐसा भी हो पॉसिबिलिटीज़, सकता है। थ्रेट, यानी एक यहाँ ये भी समझना है संभावना कि है। कुछ लोग जिनके हाथ में सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी, या कल थी आज नहीं है, तो ये कोई भी अपने आप को महफूज सुरक्षित नहीं समझे कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल। किसी के साथ भी हो सकता है। एक तो यहाँ ये सार्वभौमिकता हाँ, इस गजल को मिल जाती है। हाँ, एक तो सार्वभौमिकता, एक फ्लूइडिटी, एक डायनामिज्म मिल जाता है। दूसरा इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ पावर इस समय है, हाँ, वो क्या-क्या नहीं कर सकते हमारे साथ, क्या-क्या नहीं कर सकते। और एक और बात कि आज जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले वाले एस्टेब्लिशमेंट्स ने ये नहीं किया, ये भ्रम में ना रहें नहीं, कि मैं किसी विशिष्ट वर्ग को या विशिष्ट सत्ता को समर्थन दे रहा हूँ, मैं किसी को आलोचना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले भी जिन जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, एस्टेब्लिशमेंट जो भी होता है लगभग लगभग ऐसा ही कार्य करता है। अब पावर की ये नियति है विनोद जी कि जहाँ भी पावर होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, जहाँ भी पावर आएगा वो ऐसा करेगा ही। कोई खुलेआम करेगा, हाँ, बस कोई ये फर्क है, लुके छुपे करेगा, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तरीके भाई अलग जैसे पहला ये जो आपका इसका मतलब है कि जी। तेरा मेरा नाम मिटाया जा मिटाया सकता है, नई तरह इतिहास लिखाया जा अब सकता है। देखिए आप अब सोच के देखें जो हो रहा है, नई चाहे तरीके वो से इतिहास लिखाया जा रहा किताबें है। हो इतिहास की, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, जी, चाहे हमारे आदर्श हो, किस तरह से वो बदले बदले जा जा रहे रहे हैं, हैं। किस तरह हमारी सोच को बदला जा रहा है। अरे हमारी सोच जो है वो ऐतिहासिक एक प्रक्रिया से गुजरती है और बिल्कुल। बनती है। और ऐसा नहीं जैसे मुगल्स आए तो उन्होंने अपनी तरह से इतिहास लिखा अपनी दिया, तरह से रखा। ब्रिटिश आए तो अपनी तरह से इतिहास लिख दिया गया, बिल्कुल। आज़ादी के बाद अपनी तरह से इतिहास अपनी तरह लिखा से दिया इतिहास गया, लिखा गया। और फिर आज अपनी तरह से लिखा जा रहा है। यानी किसका नाम कब मिटाया जाएगा इसका कोई भरोसा कोई नहीं। आज जिनका इतिहास नाम लिखा जा रहा है वो मिटाया भी जा सकता है। बिल्कुल ये एक तंज समझे, हम ये नहीं कह रहे कि आप नाम मिटा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो हिस्ट्री इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बट इट इज अ इंटरसब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन यस, जिसको हम कहते हैं। और अपने अपने दौर में अलग हम्म, अलग बनता है, बिगड़ता है, हाँ, अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है। हम्म, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे विनोद जी मैं अब उदाहरण ही दूं, क्योंकि हम इतनी एब्स्ट्रैक्ट में भी बातें करेंगे हाँ, तो शायद एक आपको पता है लता मंगेशकर जी के छोटे भाई हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर मंगेशकर जी बड़े हैं। अच्छे संगीतकार रहे हैं। जी, वो ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी उनको लगी और एक हफ्ते के अंदर ऐसा कहते हैं कि उनको वो नौकरी छोड़नी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्होंने सावरकर जी की एक रचना कंपोज की थी। मराठी रचना है, ने मजर परत मातृभूमिला जी, सागरा प्राण तड़मड़ा। कमाल की रचना है। कमाल की रचना है, लता गाती हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने वो सावरकर की रचना बांधी, संगीतबद्ध की, जी, उनको अपना लगाया ऑल इंडिया रेडियो का जॉब छोड़ देना।
और आज साहब हालत ये है कि आप सावरकर की रचना को संगीतबद्ध करके रेडियो में गा लें तो आपको जॉब मिल सकती है। मिल सकती है। तो साहब ये इसी चीज को, कि ये दोनों एक्सट्रीम को ही हम टारगेट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। और ये एक पर्यावरणवादी एक शेर है जिसको हम इको क्रिटिकल या इको क्रिटिसिज्म में रखते हैं कि प्यासे पंछी प्यास बुझाएं बोलो कैसे, हर झरने में जहर मिलाया जा सकता है। ये संभावना कि भाई कहाँ जाके कोई सांस ले, जहर है, जहर मौत का हवाओं में। पहली लेवल पर तो ये पोल्यूशन हो गया है, पंछी मर रहे हैं, वो तो है। लेकिन उसके आगे इसका जो प्रतीकात्मक संदर्भ है कि आम इंसान कहाँ जाए, जहां जहां जाएंगे वहां भ्रष्टाचार है, हर झरने में जहर मिलाया जा सकता है। जीवनदायी शक्तियों का प्रतीक है झरना यहाँ जी। और जीवनदायी शक्तियों में तक जहर मिलाया जा सकता है। और साहब आप जो पानी पीते हैं वो जहरीला है, वो तो है। आप जो फ्रूट खाते हैं वो जहरीला है, अनाज जो खाते हैं भोपाल का पानी आज भी जहरीला है। तो हर झरने में आपको नहीं मालूम कि कब आपके गांव के झरने में, आपके इलाके की नदी में कोई कैसा जहर मिल जाएगा। अब ये जहर एक तो सही वाला जहर है, वो भी मिल जाता है जैसे केमिकल्स होते हैं। दूसरा, जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन में जहर मिलाया जा रहा है, चाहे वो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे जुडिशरी हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, तो ये तो सारे झरने हैं साहब हमारे कलेक्टिव लाइफ के, सार्वजनिक जीवन के। तो इनमें झरनों में कब कहाँ जहर मिल जाता है, मिलाया जा सकता है। आज नहीं है तो हो भी सकता है। ये गजल की ब्यूटी इसकी ये है विनोद जी की गजल ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा हो रहा है, हाँ, या ऐसा होगा। ऐसा हो रहा तो स्टेटमेंट हो जाता है, हो सकता है। The literature deals with what could have been, should have been, and would have been, what might have been, may have been, might be, may be, would be, could be, और इस राजेश की गजल की और एक विशेषता है कि हर एक शेर किसी अलग अलग लिटरेरी थ्योरी की तरफ इंगित करता है। जैसे ये इको क्रिटिसिज्म का शेर है, अब एक डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का या सबल्टन कंसर्न्स जिसको कहेंगे उसका शेर देखें कि धूप भला मेरे आंगन में आए कैसे, सारे गगन में धुआं उड़ाया जा सकता है। देखिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हाशिए पर जिनकी कोई पूछ नहीं है, उनको धुएं के आवरण तले, यानी विकास की धूप उन तक कैसे पहुंच पाएगी, सारे गगन को, यानी सारे व्यवस्था में अगर आपने धुआं मिला दिया तो ये लोग कैसे, जो एक रोहित विमोला जैसे लोग, उनका क्या होगा भाई। और सिस्टमिक लेवल पर आप देखें, आप कहते हैं इकोनॉमी तीसरे चौथे नंबर पर आ गई पर कैपिटा के हिसाब से, तो आप ही ने विनोद जी पर कैपिटा इनकम मैं आपको बता दूं, मेरी स्टडी है इसमें कि आज भारत की पर कैपिटा इनकम जो है $3000 है, ठीक है, और ये लगभग 120 या 22 नंबर पर है इस तरीके से। तो कहाँ है विकास, कहाँ मिला? और जर्मनी से आप कंपेयर करते हैं कि जर्मनी चौथे नंबर पर, हम 5वें नंबर पर। मैं बता दूं, आपने ये धुआं उड़ा दिया कि हम जर्मनी की जो है साहब पर कैपिटा इनकम 66,000। तो ये सब प्रचार का धुआं है ना। बिल्कुल, देखिए इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारी, कहाँ है, चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो धूप हमारे पास आएगी कैसे, समृद्धि हमारे पास आएगी कैसे, विकास हम तक आएगा कैसे? और खास करके उन लोगों तक जो मार्जिनलाइज्ड है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो फिजिकली बैकवर्ड है, राइट, कैसे आएगा? तो ये एक कोहरे की चादर जो है ना, जी, ये बड़ा पोटेंट सिंबल है विनोद जी। अगर आप महाभारत में जाएं जी, मत्स्यगंधा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो नाव पर उसको जो पार्षद ऋषि ले गए, जी और जी जिस तरह से गर्भाधान जी 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 जी, कोहरे की चादर तले, हाँ, तो सब महाभारत के तो संदर्भों पर एक संदर्भ पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारी चर्चा का जो स्रोत है वो साहित्य है। कोई साहित्यिक घटना मिल जाती है तो जरूर चर्चा करते हैं। अश्वत्थामा धर्मवीर भारती साहब के इस नाटक पर हमने चर्चा की थी, जिसका अंधा योग के नाम से जो आया, तो आप सुने। और ये देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, आप उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हम कहते हैं कि निर्दोष जुबान भी महफूज नहीं, मानो अब एक झूठा आरोप लगाया जा सकता है। ये तो बहुत आम हो गया है, आम हो गया है साहब। अब इसको तो कोई कहने में भी हमें शर्म नहीं आती, कोई कहने में भी डर नहीं लगता कि सोनम वांगचुक का क्या हुआ, 6 महीने अंदर रहे, फिर बाहर आ गए। कि वो तो उनकी पत्नी की एक्टिविज्म है। एक गांधीवादी को इस तरीके से अगर साहब आपने जुबान को उनको बंद कर दिया तो हम और आप क्या करेंगे? देखिए झूठा आरोप लगने की एक ही कसौटी है आज की तारीख में। अगर आप वॉशिंग मशीन के विरुद्ध खड़े हैं तो आप पर आरोप लगेंगे। अगर आप वॉशिंग मशीन में ढल गए तो आरोप धुल जाएंगे। क्या वॉशिंग मशीन है? अब ये सब भारत तक सीमित नहीं है साहब। अमेरिका में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, या अफ्रीकन कंट्रीज में जो हो रहा है, यानी हर जगह की बात है।
आप महाराष्ट्र में विनोद जी महाराष्ट्र में, हाँ। एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जी थे। वो जब भी जहाँ भी सरकार बनती थी, हाँ, वो वहाँ उसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी किसी की हो, भी पार्टी और को उनके खिलाफ सारे केस वापस ले ले लिए गए। सारे केसेस वापस हो जाते थे। अरे कई बार हुआ है। अब साहब मैं नाम तो नहीं लेगा कि आसाम के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी यही कहा जाता है। बस वो उन्हीं का प्रतिरूप है वो। तो साहब बहुत खुदा करे कि उन जैसा हश्र न हो साहब। बात तो अब आप सुनने वाले थोड़ा ओपन माइंड से सुना करें इस प्रकार के डिबेट को, कि हमें मालूम है कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश होना नाराज होना भी आपका टेम्पररी है। आपकी खुशी बदली जा सकती है, अपना नाराजी भी बदली जा सकती है, बात बात में हंसाया जा सकता है, बिल्कुल दूसरी बात पे आपको रुलाया जा वो तो साहब ये झूठा आरोप तो हो गया। और ये देखिए फिर से हम आ रहे हैं अपने इस इको क्रिटिज्म पर। नदी, समंदर, पर्वत, जंगल किसे पड़ी है? अब ये देखिए थोड़ा अलग है, किसे पड़ी है? बात बात पर शोर मचाया जा सकता है। ये सब बहाने हैं। कई बार जो सोशल वर्क होता है, जो एनवायरमेंटल वर्क होता बस कुछ नहीं है, दिखावा होता है, अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाते हैं। ये तो टॉपिक बहुत पुराना है विनोद जी, हाँ। लेकिन आपने किस खूबसूरती से तो जंगल पर्वत यार किसको आपको जंगल पर्वत बचाने के लिए एसी हॉल्स में बैठ करके कॉन्फ्रेंसेस कैसे की जा सकती है? और एक कमाल की बात मैंने पढ़ी कि अभी एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर एक सम्मेलन हुआ था, उसका एक जो जिसको ये बोलते हैं ना, एक जो शिप पर बैठ करके वो चर्चा हो रही थी सारी अमेज़न नदी पर, और कहते हैं कि उस शिप पर इतना पोल्यूशन हो रहा था कि 8 टाइम्स मोर देन इफ यू आर सिटिंग इन द एसी हॉल। तो बात कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, और कौन कर रहे हैं? वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं। तो बात बात पर आपको शोर मचाना है, आपको तो सिर्फ बातें करनी है, फोटो दिलाने हैं, लोगों को समझाना है कि आप एनवायरमेंट के प्रति बहुत ही सचेत हैं, कंसर्न्ड है। लेकिन किसे पड़ी है भाई? पर्वत बेचे जा रहे हैं मल्टीनेशनल्स को, नदियां बेची जा रही हैं, समंदर बेचे जा रहे हैं, और हम आज भी एयर ट्रैवल को कितना प्रमोट कर रहे हैं। जबकि मुझे बताइए, कम से कम उसी अपने देश में इंटरनेशनल ट्रैवल तो खैर मैं मानता हूँ जरूरी है, लेकिन भारत में या किसी देश के देश में इतना जरूरी क्या है एयर ट्रैवल? वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन कभी आपने राइटिंग में, मीडिया में देखा ही नहीं कि एयर ट्रैवल से प्रमोशन होता है, ये कोई कहता ही नहीं है। जबकि कार्बन फुटप्रिंट एक एयरप्लेन का देखिए पर पर्सन कितना आ जाता है। तो हम फिर भी बढ़ावा दिए जाए, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। अरे आम नागरिक को इतना कहाँ जल्दी, इमरजेंसी थोड़ी है, कहाँ पहुंचना है, एक दिन में 5-6 मीटिंग्स को एड्रेस तो नहीं करना है रैलियों को। विनोद जी मुझे बताइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ करता था, यस, हर व्यक्ति के पास कार हो, ये अमेरिकन मॉडल हमने क्यों? क्योंकि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमको डामाडोल इसलिए करना था कि आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर को प्रमोट कर सके आप ये कैपिटलिज्म का जो कंस्पिरेसी है साहब, ये तो यूनिवर्सल है, बड़े बड़े लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो आप समझें उसको। अब ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जहनी आज़ादी जो होती है, जो हमारे सोचने की, बोलने की आज़ादी, आज सारी दुनिया में खतरा इसी पर है। फिर इस पर एक शेर देखें कि जहन मेरा जंजीरों से आज़ाद करो तुम, भूखा रहकर काम चलाया जा सकता है। हाँ, क्या बात है। ये थॉट है ना अपने आप में, जो कहते तो ये है कि शरीर की आवश्यकता है, भूख सबसे बड़ी चीज है, जहन आज़ाद हो ना हो। लेकिन यहाँ आप हिमायत कर रहे हैं जहनी आज़ादी। जी बिल्कुल, मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, काम चला जाए, 2 दिन 3 दिन खाना न मिले हो चल जाएगा। लेकिन जहनी आज़ादी को आपने तरजीह दी है, इंटेलेक्चुअल। अब यहाँ एक एंटी मार्क्सिस्ट थॉट भी आपको दिखेगा कि मार्क्सिज्म जो था उसने कहा कि इंटेलेक्चुअल आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सभी को दिलाया जाए, रशिया में जो हुआ, चाइना में जो हुआ, और वहाँ